आप देख रहे हैं दुनिया भर की खबरें। आज है 11 अगस्त 2025 और ये रही आज की सुर्खियां। नेतन्याहू के ऐलान के बाद गजा सिटी पर भारी बमबारी शुरू। गजा में भूख का सितम, आटा खत्म, माएं दाल से बना रही रोटी। ईरान की आर्मेनिया को बड़ी वार्निंग, कहा अमेरिका के जाल से बचो। और चीन का हूथीज को साइलेंट पैगाम, कहा रेड सी में जहाजों पर हमला बर्दाश्त नहीं। इनके अलावा भी हैं कई अहम खबरें। आज़ाद बोल इंडिया में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आदिल खान आज़ाद। आप देख रहे हैं स्पेशल प्राइम टाइम शो दुनिया भर की खबरें। तो चलिए शुरू करते हैं तफसील से खबरों का ये सिलसिला। जंग की सनक ने गजा को फिर लहूलुहान कर दिया है। गजा पर बहुत हैवी हमले शुरू हो चुके हैं। कुछ ही घंटों पहले इस्राएली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने एक नए और बड़े ऑपरेशन को जल्द पूरा करने का ऐलान किया था, जिसके बाद अब आईडीएफ ने गजा सिटी पर तेज बमबारी शुरू कर दी है। पीर को गजा सिटी के मशरिक में सबरा, जैतून और शुजाया इलाकों पर कई हफ्तों बाद सबसे भारी बमबारी हुई। यह आज का सिलसिला है। इस्राएली टैंकों और जहाज़ों के हमलों से दर्जनों घर तबाह हुए हैं। आज कई खानदान अपने घर छोड़कर मगरबी गजा की तरफ भागे हैं। कल रात अल शिफा अस्पताल के अहाते में बने टेंट पर एक इस्राएली एयर स्ट्राइक में 6 सहाफ़ी मारे गए, 6 जर्नलिस्ट मारे गए, जिनमें अल जजीरा के मशहूर रिपोर्टर अनस अल शरीफ भी शायद शामिल थे। गजा सिटी के लोग कह रहे हैं कि यह हफ्तों में सबसे बुरी रात थी और डर की बात यह है कि इसराइल जल्द ही शहर में ज़मीनी हमला बढ़ाने की तैयारी कर रहा है। हमास के मुताबिक इस वक्त गजा सिटी में करीब 10 लाख लोग पनाह लिए हुए हैं, यानी लगभग गजा की आधी आबादी। और इसी शहर को तबाह करने इसराइल ने बड़े हमले शुरू कर दिए हैं। ये तमाम लोग पहले नॉर्थ गजा के हिस्सों से बेघर हुए थे और अब यहाँ से भी बेघर होने का खतरा मंडरा रहा है। इस्राएली फ़ौज का कहना है कि उसने गजा सिटी के मशरिक में हमास की एक रॉकेट लॉन्च साइट तबाह की है। उधर नेतन्याहू का कहना है कि मैं चाहता हूँ कि जंग जल्द ख़त्म हो, इसीलिए मैंने फ़ौज को गजा सिटी पर कब्ज़े का शेड्यूल छोटा करने का हुक्म दिया है कि कम वक्त में आपको गजा सिटी कब्जानी है। कम वक्त का मतलब है कि ज़्यादा तेज़ हमले करो। कुल मिलाकर गजा सिटी एक बड़ी तबाही की गवाह बनने के बेहद नज़दीक आकर खड़ी हो गई है। जो फिक्रमंद लोग हैं, जो समझते हैं कि हम लोग की इंटेंसिटी क्या है, वो और ज़्यादा फिक्र में डूब गए हैं। गजा की भूख का जिक्र कर लेता हूँ। गजा में भूख कत्लेआम मचा रही है और माएँ खाली बर्तनों में उम्मीद पका रही हैं और बच्चे रोटी की जगह धोखा खा के हर रोज़ भूखे सो जाते हैं। गजा की माएँ भूख के साथ जंग लड़ रही हैं और अपने बच्चों का पेट भरने के लिए खुद भूखी रह जाती हैं। इसराइल की बेरहम भूख वाली पॉलिसी के बीच खाने की चीज़ें गायब हैं और रोटी एक ख्वाब बन गई है, ख़ास तौर से आटे की रोटी। करीब 2 साल से जारी नस्ल कुशी ने गजा को मौत और भूख के बीच कैद कर दिया है। 20 लाख से ज़्यादा लोग हर रोज़ इस डर में जी रहे हैं कि अगला निवाला मिलेगा भी या नहीं। माएँ लेंटिल और पास्ता को पीसकर रोटी बना रही हैं, मसालों से जायका गढ़ रही हैं। मार्च से अब तक आटे, चीनी, सब्ज़ी, कोई भी सामान लगातार अंदर नहीं आए गजा में। कभी कभी आए तो ज़्यादातर रोक दिए गए। इस खबर में जिन खातून की तस्वीर है वो गजा की 50 साल की उम्मे मोहम्मद हैं, जो बमबारी से तबाह हो चुके अपने घर में आटे जैसी दिखने वाली कोई चीज़ गूंथ रही हैं। ये आटा नहीं, पिसी हुई दाल है। इसका कलर बदला हुआ है। वो हंसते हुए कहती हैं, बच्चों को खिलाने के लिए ऐसी रोटी बनानी पड़ी। इस रोटी का रंग सफ़ेद नहीं है, जायका अलग होता है और ये सूख कर सख्त हो जाती है, मगर और कोई रास्ता नहीं है। ये सिर्फ एक माँ की कहानी नहीं, ये पूरी गजा की भूख की तफसीर है। गजा में जिसे जो मिल रहा है वो उससे ही अपनी भूख मिटा रहा है, मगर पेट खाली ही रह जाता है। गजा भूख से तड़प रहा है। मिस्र के वजीर खारजा ने कहा है कि रफा क्रॉसिंग हमारी तरफ से खुली है, लेकिन इसराइली पाबंदियां ही गजा में मदद पहुंचाने में सबसे बड़ी रुकावट है। मिस्र ने कहा कि जंग रोकने और गजा तक मदद पहुंचाने के लिए हमारी सुलह सफाई की कोशिशें किसी हाल में नहीं रुकेंगी। मिस्र के वजीर खारजा ने कहा कि हम एक बार फिर साफ किए देते हैं कि फ़लस्तीनी आवाम को बेघर करने और उनकी आज़ाद रियासत के मकसद को ख़त्म करने के किसी भी प्लान को हम पूरी तरह नामंजूर करते हैं।
یروشلم یعنی کہ القدس یعنی کہ جیروسلم، یہاں کی ویسٹرن وال جسے یہودی سب سے پاک جگہ مانتے ہیں، اس وال یعنی دیوار پر آج ایسے گرافٹی لکھے گئے جو اسرائیل کی غزہ میں چل رہی جنگ کی مخالفت کرتے ہیں، ہیبریو میں لکھے گئے۔ دیوار کے جنوبی حصے پر جہاں یہودیوں کو دعا کرنے کی اجازت ہے، ہیبریو میں لکھا گیا غزہ میں ہولوکاسٹ ہو رہا ہے۔ اسرائیلی میڈیا اسے اینٹی سیمیٹک گرافٹی کہنے لگا فوراً۔ مطلب اگر کوئی یہ کہہ دے کہ غزہ میں اسرائیل مسلمانوں کے ساتھ وہی سب کر رہا ہے جو ہٹلر نے یہودیوں کے ساتھ کیا تھا، تو اسرائیل فوراً اسے یہودیوں سے نفرت بتانے لگتا ہے، اینٹی سیمیٹک بتانے لگتا ہے۔ یہ وہی کمپیریزن ہے جسے سن کر اسرائیلی سیاست میں ہلچل مچ جاتی ہے۔ پہلے غزہ کی تباہی کو ہولوکاسٹ کے پیمانے سے جوڑنا اور اس کے بعد پورا نیریٹو اس طرف موڑ دینا کہ یہ یہودیوں سے نفرت ہے۔ یہ اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ اصل بحث یعنی غزہ میں ہو رہی انسانی تباہی دبا دی جائے۔ یہ واقعی اسرائیل کے نیریٹو کا ایک کلاسک حصہ ہے۔ ویسٹرن وال کو دیوار گریہ بھی کہتے ہیں۔ یہ مسجد الاقصی کمپاؤنڈ کا ایک حصہ ہے، لیکن اسے یہودی اپنے لیے سب سے مقدس مانتے ہیں۔ اسرائیل نے کل رات غزہ سٹی پر ایک بڑا حملہ کرتے ہوئے الجزیرہ کی مشہور رپورٹر انس الشریف سمیت کئی میڈیا پرسنز کا قتل کر دیا۔ IDF نے انس کو حماس کا ممبر بتا کر اپنے حملے کو جائز ٹھہرانے کی ناکام کوشش کی، کیونکہ اس حملے کے بعد اسرائیل کی چاروں طرف تھو تھو ہو رہی ہے۔ الجزیرہ قطر کا نیوز چینل ہے۔ قطر کے وزیر اعظم محمد بن عبد الرحمن الثانی نے کہا کہ صحافیوں کو جان بوجھ کر نشانہ بنانا اس بات کو چھپا نہیں سکتا کہ اسرائیل غزہ میں جو نظامی جرم کر رہا ہے وہ کتنے خوفناک ہیں۔ انہوں نے زور دے کر کہا کہ یہ عمل دنیا کو یہ دکھاتا ہے کہ غزہ میں ظلم ہر حد سے آگے نکل چکا ہے، اور یہ بھی دکھاتا ہے کہ بہترین قوانین اور انٹرنیشنل کمیونٹی دونوں اس ٹریجڈی کو روکنے میں ناکام ثابت ہو چکے ہیں۔ انس الشریف کو آج دفنا دیا گیا۔ ان کی قبر کی تصویر کے ساتھ آئی آن پیلسٹائن میڈیا ہینڈل نے لکھا، یہاں آرام کر رہے ہیں انس، تم غزہ کی آواز تھے، بھوکوں اور بچوں کی آواز، زخمیوں اور شہیدوں کی آواز، عورتوں اور بزرگوں کی آواز۔ انس، تم پر اور تمہارے ساتھیوں پر سلام ہو۔ انس واقعی بہت یاد آئیں گے۔ انس نے ہمیں دکھایا کہ غزہ میں کیا ہو رہا ہے، اور انس کو خاموش کر دیا گیا۔ ایران نے آرمینیا کو سخت آگاہ کیا ہے کہ امریکہ کے لالچ میں مت پڑو پیارے، ورنہ ٹرمپ کی جال میں پھنس جاؤ گے۔ ایرانی صدارت کے مطابق صدر مسعود پزشکیان نے آرمینیا کے وزیر اعظم نکول پاشنیان سے فون پر بات کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ اکنامک انویسٹمنٹ اور امن کی گارنٹی کے نام پر دراصل کوکس ریجن میں اپنی حکمرانی کا ایجنڈا چلانا چاہتا ہے۔ یہ وارننگ اس امریکی سپورٹڈ ڈیل پر دی گئی ہے جس میں آذربائیجان کو اس کے ناخچیوان علاقے سے جوڑنے والا ایک نیا زمینی راستہ، ایک نیا کوریڈور بنایا جائے گا جو ایران کی سرحد کے بالکل قریب سے گزرے گا۔ ایران کا سارا فوکس اسی بات پر ہے اور ساری پریشانی اور دقت بھی اسی سے کہ ایرانی سرحدوں کے قریب اس کوریڈور کے ذریعے نیٹو کی فورسز بھی آ سکتی ہیں۔ اسے ٹرمپ کوریڈور کا نام دیا گیا ہے، اور امریکہ کو اس پروجیکٹ کے تمام ڈیولپمنٹ حق حاصل ہوں گے 99 سال کے لیے۔ ایران پہلے ہی اس پروجیکٹ جسے زانگزور کوریڈور بھی کہتے ہیں اس کا مخالف رہا ہے، کیونکہ اس نے نہ صرف ایران کا آرمینیا سے سیدھا کنیکشن اس سے ٹوٹ سکتا ہے اس کوریڈور سے، بلکہ ایران کی سرحدوں کے پاس امریکہ جیسے دشمن کی موجودگی بھی اس کوریڈور کے ذریعے بڑھ جائے گی۔ چائنا نے ہوتھیز کو ایک سائلنٹ میسج دیا ہے۔ چائنا نے کہا ہے کہ ریڈ سی یعنی بحر احمر میں سبھی پارٹیز جہاز رانی کے راستوں کو محفوظ رکھیں، اور چین بھی ریڈ سی میں امن کی کوششوں میں اپنا کردار جاری رکھے گا۔ یہ بیان اس سوال کے جواب میں آیا جس میں کہا گیا کہ شاید چائنا کا ایران کے ساتھ کوئی سمجھوتا ہوا ہے تاکہ یمن کے ہوتھیز چینی جہازوں پر حملہ نہ کریں۔ چینی فارن منسٹری کے ترجمان لن جیان نے کہا کہ لال ساگر یعنی کہ ریڈ سی کی پانی کی راہیں دنیا کی تجارت اور انرجی سپلائی کے لیے بہت اہم ہیں۔ چین سویلین جہازوں پر حملے کرنے کا سخت مخالف ہے اور تمام فریقوں سے کہتا ہے کہ قانون کے مطابق
रेड सी की राहें महफूज रखी जाएं। यानी एक तरीके से साइलेंट मैसेज है हूथीज़ के लिए, और एक यूं कहिए कि एक अपील भी है कि सिविलियन जहाज़ों को, जिनसे सिविलियन यूज़ की सामान आते हैं जैसे कि ऑयल टैंकर्स वगैरह, इन सब को निशाना ना बनाएं, आप मिलिट्री जहाज़ों को बनाएं जिसके बनाना हो। अब एक खबर यहाँ से, अशरक अल अफसद ने लिखा है, डिटेन्ड सेलर्स रिवील हूथी स्मगलिंग रूट्स फ्रॉम ईरान टू यमन। कुछ दो हुकूमतें हैं यमन में, ये उस हुकूमत की खबर है जो हूथीज़ की नहीं है, जो असली हुकूमत है जिसे दुनिया तस्लीम करती है। हूथीज़ ने तो एक जंग के बाद आधे यमन पर कंट्रोल हासिल किया है और वो वहाँ से अपनी हुकूमत चलाते हैं। तो यमनी फोर्सेस की जो मैं बात कर रहा हूँ, ये वो दूसरी हुकूमत है जिसे दुनिया तस्लीम करती है। यमनी फोर्सेस ने जुलाई में रेड सी में एक जहाज़ रोककर उसमें सवार 7 लोगों को गिरफ्तार किया था, और अब उनके इकरारनामों ने वो रास्ते खोल कर रख दिए हैं जिनसे ईरान से हथियार हुथीज़ मिलिटेंट तक पहुंचाए जाते हैं, यह अखबार लिखता है। 4 मल्लाहों ने, 4 नाव चलाने वालों ने मान लिया है कि उन्होंने ईरान के बंदर अब्बास पोर्ट से सीधे हुदैदा तक, यानी यमन के हुदैदा पोर्ट तक हथियार भेजे, ईरान के बंदर अब्बास पोर्ट से। और बाकी ने भी ऐसे ही नेटवर्क का पर्दाफाश किया जिसमें बेरूत, दमिश्क, सोमालिया और जिबूती के रास्ते इस्तेमाल होते हैं। ये सब कबूलनामे अल जमहूरिया टीवी पर दिखाए गए, और अब साफ है कि स्मगलिंग सिर्फ एक जहाज़ का किस्सा नहीं बल्कि ईरान के IRGC का पूरा जाल है। ये यमन की उस वाली सरकार का दावा है कि हमें गवाहियों में ये पता चला है, और दुनिया जानती है कि किस तरीके से ईरान की मदद से हूथीज़ को हथियार मिले। बहुत बहुत शुक्रिया। सलामत रहिए, खुश रहिए।